आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 10 बाजार के विभिन्न रूप, अभिप्राय एवं विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बाजार के विषय पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाजार के विभिन्न रूप हैं, लेकिन इसका ढांचा मुख्य रूप से प्रतियोगिता की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रतियोगिता के आधार पर हम बाजार का वर्गीकरण 3 रूपों में करते हैं। ठीक है, जिसमें होता है पहला है पूर्ण प्रतियोगिता, दूसरा है एकाधिकार और तीसरा होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। है ना, तो पिछले वीडियो में हमने पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पढ़े और उसकी विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ब नंबर दूसरा है ना एकाधिकार के बारे में। तो हिंदी भाषा शब्द है ना, हिंदी भाषा का जो शब्द है एकाधिकार है, ये अंग्रेजी भाषा के मोनोपोली शब्द का हिंदी अनुवाद है ना। जो एकाधिकार है अंग्रेजी भाषा के मोनोपोली शब्द का हिंदी अनुवाद है। मोनोपोली जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों मोनोस तथा है ना पोलस से हुई है। मोनोस का अर्थ है अकेला, जबकि पोलस का अर्थ है विक्रेता। ठीक है, तो इस प्रकार मोनोपोली जो शब्द होता है उसका वास्तविक अर्थ अकेला, विक्रेता या एकाधिकारी होता है। ठीक है, तो एकाधिकार किसे कहते हैं? एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु या सेवा का केवल एक विक्रेता होता है ना, तथा उस वस्तु का कोई निकट और स्थानापन्न नहीं होता। उदाहरण के लिए आपके शहर में कुकिंग गैस की बिक्री का कार्य है ना, कुकिंग गैस जो है उसकी बिक्री का कार्य जो एक ही फर्म करती है। आप अपने घर के लिए बिजली केवल बिजली बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं ना, तो अतः बिजली बोर्ड का बिजली पर एकाधिकार है। तो आप रेल यात्रा करते हैं तो इस रेलवे का स्वामित्व, इसका संचालन केवल भारत सरकार करती है। तो ये सभी उदाहरण एकाधिकार के उदाहरण हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं एकाधिकार की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है ना। पहला है एक ही निर्माता अथवा विक्रेता। तो एकाधिकार बाजार में वस्तु विशेष का एक ही निर्माता अथवा विक्रेता होता है ना, जबकि वस्तु के क्रेता इसमें अधिक संख्या में होते हैं। विक्रेता सिर्फ एक होते हैं है ना, निर्माता विक्रेता, और उसके जो खरीदने वाले विक्रेता है वो अनेक होते हैं। दूसरा है पूर्ति पर नियंत्रण। तो एकाधिकारी जिस वस्तु का निर्माता होता है उसकी पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, पूर्ति पर नियंत्रण अपना रखता है। तीसरा है निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं। तो एकाधिकार में वस्तु, एकाधिकारी का वस्तु पर एकाधिकार होता है, उसकी बाजार में कोई और निकट स्थानापन्न है ना उस प्रकार की वस्तु और नहीं होती है। चौथी विशेषता है कीमत पर नियंत्रण। एकाधिकारी का वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। वह वस्तु की कीमत स्वयं तय करता है, जब चाहे तब वस्तु की कीमत में वो परिवर्तन कर सकता है ना। तो इस प्रकार से इसकी चौथी विशेषता हो गई कीमत पर नियंत्रण। पांचवा है नई फर्मों का प्रवेश नहीं। तो एकाधिकार बाजार में कोई नई फर्म है ना, नई फर्म या विक्रेता जो है वो प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए बाजार में केवल एक ही फर्म रहती है ना, एक ही फर्म इसमें चलती है। छठवा है कीमत विभेद। तो चल 1 2 3 हो गए। कुछ एकाधिकारी कुछ दशाओं में अपनी वस्तु को अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों पर है ना, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है ना। तो छठवा इसकी विशेषता है कीमत विभेद। सातवां है फर्म या उद्योग एक ही। तो एकाधिकार में फर्म या उद्योग का एक ही अर्थ होता है ना। जब हम अपनी फर्म के संतुलन की व्याख्या करते हैं तो वह व्याख्या उद्योग के लिए भी लागू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें फर्म या उद्योग एक ही होता है। अब हम देखेंगे स नंबर है, तीसरा नंबर का प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता है ना। तो अपूर्ण प्रतियोगिता किसे कहेंगे? अपूर्ण प्रतियोगिता तब होती है जब उसमें जो पूर्ण प्रतियोगिता की है ना जो विशेषता हम देखे हैं वो उसमें नहीं पाई जाती है ना। इसके अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं की मांग की जो लोच होती है ना उत्पादित वस्तुओं की, वो पूर्णतः क्या लोचदार नहीं होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की स्थिति होती है ना। जो अपूर्ण प्रतियोगिता है वो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की स्थिति होती है। इसमें कुछ तत्व जो है कुछ तत्व इसमें
पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में की स्थिति देखने को मिलती है, और कुछ तत्व इसमें एकाधिकार जो बाजार होती है उसको देखने को मिलती है। तो व्यवहारिक जीवन में ऐसी मिश्रित स्थिति ही पाई जाती है जिसमें किसी वस्तु की कीमत एक समान नहीं होती है। ठीक है, तो अपूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है, अपूर्ण प्रतियोगिता की उसकी विशेषताएं हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है अल्प संख्या में विक्रेता। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के जन्म का मुख्य कारण यह है कि बाजार में विक्रेताओं की संख्या सीमित होती है। ठीक है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता एवं विक्रेता जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। दूसरा है क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अज्ञानता, दूसरी विशेषता है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता क्रेताओं और विक्रेताओं की अज्ञानता के कारण भी उत्पन्न होती है। क्रेताओं एवं विक्रेताओं को जो होते हैं इसमें बाजार का उसमें पूरा ज्ञान नहीं होता है, तो वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं तथा बाजार भाव की उनको जानकारी नहीं होती है, तो इस कारण से अपूर्ण प्रतियोगिता जो है वो जन्म लेती है। तीसरा है वस्तु की इकाइयों में अंतर। तो अपूर्ण प्रतियोगिता वस्तु की इकाइयों में अंतर होने के कारण भी उत्पन्न होती है। इसका कारण यह है कि अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन अनेक किस्मों का होता है। यदि वस्तु लगभग एक समान भी हो तो भी विभिन्न उत्पादक अलग अलग ट्रेडमार्क या ब्रांड का निशान लगा करके अपने उत्पादन में अंतर पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो वस्तु की इकाइयों में अंतर भी अपूर्ण प्रतियोगिता का विशेषता है। चौथा है वस्तु की कीमत में अंतर। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक समान गुण वाली वस्तु की कीमत में प्रायः अंतर पाया जाता है। विज्ञापन एवं प्रचार के द्वारा उत्पादक अधिक से अधिक विक्रेताओं को आकर्षित करके मूल्य में अंतर करने में ये सफल हो जाते हैं। पांचवा है विज्ञापन। तो अपूर्ण प्रतियोगिता का एक प्रमुख कारण विज्ञापन भी है। अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति के लिए उत्पादक और विक्रेता अपनी वस्तुओं का विज्ञापन एवं प्रचार प्रसारण विज्ञापन के माध्यम से इसमें वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता वाली संस्थाओं के द्वारा विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार में भारी मात्रा में धन खर्च किया जाता है। छठवां है ऊंचा यातायात व्यय। तो अपूर्ण प्रतियोगिता को जन्म देने में यातायात व्यय का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यातायात व्यय के कारण ही विभिन्न स्थानों पर वस्तु की कीमत में भिन्नता पाई जाती है। तो ये रही अपूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे के अध्याय हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।